वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। काइंडली वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, ये फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 26 है। स्टार्ट करते हैं। अपने हैंड आउट साथ ओपन कर लें ताकि आपको लगे कि हम लोग तमाम पॉइंट्स मतलब क्लियर करके जा रहे हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, इसका फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे फ्लो करेंगे एक सर्किट में, उतना वो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। मतलब I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस को हमने करंट का नाम दे दिया। सही हो गया जी। इफ़ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq फ्लोज इन टाइम dt देन द करंट इज़। अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो फ्लो करता है किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हमारे पास I क्या आ जाता है, dq/dt। ये हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में जब फ्लो करवाया तो हमारे पास वो करंट आ जाता है। अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ तो हमारे पास चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और हमारे पास टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड हमारे पास यूनिट आ जाता है करंट का। और इस करंट का यूनिट को, कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेयर। आपने यूनिट्स लाजमी याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास टाइम, हम करंट को कांस्टेंट रख लेते हैं, मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा, तो उस टाइम में हमारे पास जो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना होगा, दैट इज़ आई क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। इस फॉर्मूले से अगर आप लोग क्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। हमारे पास जो करंट है इट इज़ इन द डायरेक्शन जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक टिपिकल वायर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एटम से, वो मूव नहीं करते। तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सिर्फ मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ से होगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से होगी, इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की ऑपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। सही हो गया जी। इतना याद रखना है कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो करता है। सही हो गया जी। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, सॉरी, उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि करंट जो होता है फ्लो करता है, लेकिन वो खुद ब खुद तो फ्लो नहीं कर सकता ना, कि कोई फोर्स उसको फ्लो करवाएगी सर्किट में तो तभी वो फ्लो करेगा। मतलब कि उसके पीछे कोई रीज़न है कि करंट फ्लो कर रहा है। विदाउट एनी फोर्स करंट कैन नॉट फ्लो। और ये इस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फोर्स। ये हमारे पास डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो पार्ट्स के दरमियान सर्किट्स में। मतलब ये हमारे पास क्या था, एक मैंने इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस अटैच था। ये यहाँ इन दो पार्ट्स के दरमियान में हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उस वोल्टेज को हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे दिया है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या होगी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ अप्लाइड बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सही हो गया जी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कोई फोर्स है, अगर फोर्स नहीं है तो व्हाट इज़ दिस। तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि दो पार्ट्स
के दरमियान सर्किट में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये अब हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। याद होगा हमारे पास कैपेसिटेंस वाला फर्स्ट पॉइंट था कि जितना ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगा उतने चार्जेस फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना, अभी हमने पढ़ा कि चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस करंट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जितना हमारे पास वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। समझ आ रही है मेरी बात, कि जितना लार्जर द वी, मतलब जितना पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना चार्जेस होंगे और जितना वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा उतने ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। और इधर हमने पढ़ा कि चार्जेस के फ्लो की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब है ये भी हो सकता है कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास करंट फ्लो करेगा। मतलब वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हमारे पास चार्जेस होंगे और प्रोड्यूस होंगे, और जितने चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास करंट फ्लो करेगा। तो हम इस रिलेशन को V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या करता है, कहता है कि हम दो पार्ट्स के दरमियान वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और उस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम ओम्स लॉ कह देते हैं। सही हो गया जी। अब यहाँ ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मटीरियल। और ये R हमारे पास क्या आ गया जी, कांस्टेंट आ गया। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था और V इज़ इक्वल टू RI। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है जो कि R है। अगर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, मतलब R हमारे पास अगर कांस्टेंट रहेगा तो V और I के दरमियान जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर R कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज करता है जैसे जैसे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है, तो R हमारे पास चेंज हो जाएगा और उसके बाद वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। जितने भी मटेरियल्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन देते हैं तो उनका R कांस्टेंट होता है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। और जितने भी नॉन ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका R चेंज होता है पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, मतलब इनका R चेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस होंगे। सही हो गया जी। जो रेजिस्टेंस का चेंज होता है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज करता है वोल्टेज की वजह से, उसको हम इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये हमारे पास नॉन ओमिक में होता है। सही हो गया जी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, मतलब कि नाइदर दे क्रिएटेड एंड दे कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, देयरफॉर करंट इज आल्सो कंजर्व्ड। मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि जितने चार्जेस और करंट में डायरेक्शन, जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितने चार्जेस कम होंगे उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब अगर चार्ज कंजर्व्ड है तो करंट भी तो कंजर्व्ड होना चाहिए। सही हो गया जी। दिस मीन्स डैट अगर हम लोग एक आ रहा है करंट स्ट्रेट उसमें से, और आगे वो दो पाथ में डिवाइड हो जा रहा है, तो जब उन दोनों पाथ के करंट का हम सम लेंगे, मतलब I2 प्लस I3 का, तो जो सिंगल उससे आ रहा था वो उसके इक्वल होगा। इसका मतलब करंट कंजर्व रहा, नाइदर वो आगे मीन ज़्यादा इससे करंट बना, मतलब जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जब इन डिस्ट्रीब्यूटेड करंट को हमने ऐडअप किया तो वो हमें इतना ही करंट मिल गया। मतलब करंट ना कि बन रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना कि कम हो रहा है ना कि ज़्यादा हो रहा है, कंजर्व्ड रह रहा है। समझ आ गई। सीरीज़ कम्बिनेशन, दिस इज़ पॉइंट नंबर 6। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास जो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के थ्रू, ये आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास क्या है कि जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कंबाइन करते हैं, ये सीरीज़ में कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए सीरीज़ में कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास वोल्टेज इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग डिफरेंट होगी, रेजिस्टेंस इसका और इसका डिफरेंट होगा। तो हमारे पास V1 क्या है, IR1, करंट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम, हमने चेंज नहीं करना, करंट सेम आ रहा है। फिर क्या करेंगे, V इक्वलेंट क्या होगा, किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के। मैंने V1 प्लस V2 लिख दिया।
अब V इक्वलेंट अगर हो, अगर V1 I R1 के होगा तो V इक्वलेंट को हम लोग लिख सकते हैं कि उसके लिए भी करंट सेम रहेगा और R जो होगा वो इक्वलेंट हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो V इक्वलेंट की जगह मैंने ये लिख दिया और V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 पुट किया। अब हमने निकालना क्या है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए I को नीचे डिवाइड होना पड़ेगा और इसमें से I कॉमन लेंगे तो I और I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास R1 प्लस R2 आ जाएगा। दिस इज़ द सीरीज़ कम्बिनेशन। और सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास करंट जो होता है सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंस होती है और रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गई। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज सेम रहता है, इसमें हमारे पास वोल्टेज सेम रहता है। मैंने पैरेलली इनको क्या किया, पैरेलल कंबाइन किया। पैरेलल कम्बिनेशन आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम I को पहले I1 फाइंड करेंगे, वोल्टेज सेम है। ये किस फॉर्मूले से आया हुआ है, V इज इक्वल टू IR, ये वाला है। अभी हमने जो ओमिक वाला पढ़ा था वो वाला है। तो V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I। मतलब अगर इसको इक्विवेलेंट के लिए करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट इस तरह आएगा। अगर 1 के लिए करेंगे तो I1 R1, I2 के लिए V सेम रहेगा R2। करंट्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास I इक्विवेलेंट की जगह मैंने ये डाल दिया, I1 की जगह हमारे पास VR1 आएगा, I2 की जगह हमारे पास VR2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, वोल्टेज कॉमन ले लिया, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। तो 1 यहाँ से वोल्टेज को हम नीचे ले गए और इसको कैंसिल करवा दिया। तो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 R1, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। सही हो गया जी। दिस इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ गया, हमने पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 हमें क्या कह रहे हैं कि हमने वर्क फाइंड करना है चार्जेस की वजह से। मतलब चार्जेस फ्लो करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे पास काम किया जाता है वो कितना होगा। जब हम व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ सर्किट वर्क इज डन। सही हो गया जी। चार्जेस फ्लो करा रहे हैं तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हमने पिछले लेक्चर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर था उसमें V इज इक्वल टू W/Q, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये W/Q आ जाएगा। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो आता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ, तो DW और DQ आ जाएगा। ठीक है। अब अभी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था DQ किसके इक्वल है, I इंटू DT के। बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है इसका। तो इस DQ की वैल्यू हमने इधर डाल दी, तो DW इज इक्वल टू VI/DT। समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इस I की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास जो ओहम्स लॉ था उधर से V इज इक्वल टू IR और V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I। तो I की वैल्यू क्या आ गई, V/R। V वैसे ही रहेगा, DT वैसे ही। तो ये क्या हो जाता है, V का स्क्वायर ओवर R और DT। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, V की वैल्यू डालेंगे। तो V किसके इक्वल है, IR के। तो V का हम लोग क्या कर लेते हैं, V स्क्वायर है तो V का स्क्वायर ले लेते हैं, तो I का स्क्वायर आ जाता है, I का स्क्वायर R का स्क्वायर, मतलब I का स्क्वायर और R का स्क्वायर, एक R कैंसिल हो जाता है और एक R रह जाता है, मतलब TW इज इक्वल टू I का स्क्वायर R DT। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाता है कि इस DT को हम लोग W के नीचे ले आएंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा। मतलब वर्क डन किसी मतलब कि किसी टाइम में जो काम किया जाता है दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वो इक्वल होता है पावर के। ये बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स बिफोर मिड टर्म के वहाँ पे हमने पढ़ा है। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे, I का स्क्वायर R DT ओवर DT। तो हमने क्या किया था, वर्क डन को DT से किया था, इधर भी हमने DT से कर दिया। DT कैंसिल हो गया, या इस वाले को वहाँ ले जाएं तो पावर हमारे पास क्या आ जाती है, I का स्क्वायर R। फिर मैंने क्या किया, R की वैल्यू डाली,
हर की वैल्यू क्या थी वी ओवर आई, यहाँ पे वी ओवर आर डाली तो इट विल बिकम एक आई और एक आई कैंसिल हो गया, यहाँ 1 तो आई इंटू वी हो गया। अब हमने क्या करना है, आई की वैल्यू डालेंगे, वो आ जाती है वी ओवर आर, तो वी का स्क्वायर ओवर आर। सही हो गया जी, सही है जी। अब हमारे पास अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास पावर की 3 इक्वेशंस निकल आती हैं। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और एक और भी कहीं थी, एक इक्वेशन ये, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस के थ्रू आप पावर को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क कितना है कि एक दफ़ा अगर आप आई पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करते हैं ओम्स लॉ की, मतलब आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई, यहाँ से हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3 पावर के फार्मूलाज आ जाएंगे। सही हो गया जी। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं, इनकी यूनिट्स की। यूनिट्स का क्या है, यूनिट्स ऑफ पावर क्या है, मतलब अगर मैं आई और वी करंट इनटू वोल्टेज वाला फार्मूला लेती हूँ तो हमारे पास आई किसके इक्वल है, आई इक्वल है Q डिवाइडेड बाय टी, कूलम पर सेकंड, जिसको मैंने किसका नाम दिया था, एम्पेयर का। और दूसरा अगर मैं वोल्टेज की बात करती हूँ तो वोल्टेज होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, मतलब वर्क डन क्या होता है जॉल, जॉल पर कूलम, जॉल पर कम इज यूनिट। अब मैं यहाँ मतलब इस वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पेयर। अब वोल्टेज का क्या मैंने कर दिया, वोल्टेज का क्या निकाला मैंने, जॉल पर कूलम, मैंने वो वैल्यू डाली। एम्पेयर का क्या था, कूलम पर सेकंड, मैंने वो वैल्यू डाली। कूलम और कूलम कैंसिल हो गया, जॉल पर सेकंड, जॉल पर सेकंड आ गया और दैट इज इक्वल्स टू वॉट। मतलब मैंने पहले सेपरेट करंट का निकाला यूनिट कूलम पर सेकंड, फिर मैंने वोल्टेज का निकाला जॉल पर कूलम, और मैंने बताया भी है कि कैसे निकल रहा है। वोल्टेज वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, उसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ याद करोगे तभी फर्दर लेक्चर्स को कवर कर सकोगे। अदरवाइज़ अगर पुराने आपको फार्मूलाज नहीं याद तो नेक्स्ट आप लेक्चर्स कभी भी नहीं कवर कर सकोगे। ये एक आपने हमेशा फिज़िक्स में टिप याद रखनी है कि जब तक आपको पिछले फार्मूलाज नहीं याद होंगे, पिछले थोड़े बहुत कंसेप्ट नहीं आपके क्लियर होंगे, तो तब तक आप फर्दर नहीं कर सकते। सही हो गया जी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द किरचॉफ लॉ, वेरी टफेस्ट, जिसको KVL, ये वोल्टेज लॉ है किरचॉफ्स का। सही है, स्टार्ट करते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इनकाउंटेड इन मूविंग अ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो। मतलब जितना अगर एक हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं VA से, तो ये क्लोज सरफेस अगर करने के बाद दोबारा आके VA के इक्वल ही हो जाता है, तो ज़ीरो। तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, क्लोज सर्किट है ज़ीरो। अगर उसी पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है तो ए पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके अलोंग हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज ज़ीरो होगा। मैंने अब सर्किट बनाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, इसी की डायरेक्शन में हम लोग करंट को फ्लो करवा रहे हैं। वो करंट उसी तरह फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस से, फिर यहाँ आया, फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के चला गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ए से स्टार्ट लिया, वोल्टेज अक्रॉस ए, फिर इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज इधर नहीं होगी। इधर अक्रॉस रेजिस्टेंस है इसके, तो BC से माइनस आई आर क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड की तरफ है, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द EMF, इसलिए माइनस IR। सही हो गया। प्लस ई क्यों, नेगेटिव ई क्यों नहीं, नेगेटिव ई इसलिए नहीं, लेकिन जब भी हम बैटरी के नेगेटिव पोर्शन से पॉजिटिव पोर्शन की तरफ करंट को मूव करवा रहे हैं ना, देखिए यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो ऐसे क्या जाएगा ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है करंट, तो हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव लो को सिंबलाइज करता है और पॉजिटिव हाई को। तो लो से जब हाई जाएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव होगी, और अगर हाई से लो की तरफ जाएगा मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तब हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन अभी हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इट विल बी हैव पॉजिटिव साइन। VA और VA कैंसिल हो जाता है, तो माइनस IR प्लस E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस सर्किट के लिए हमारे पास होगा। हर सर्किट की इक्वेशन डिफरेंट आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपने नोट्स खोलें तो उसमें 11 जो है
जी 11 जो स्टेप है, अच्छा इसमें बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत कम्प्लेक्शन है, तो मैंने इसको नहीं डिस्क्राइब किया, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पेपर्स में, तो ये बहुत ही गिचमिच करके लिखा हुआ है, तो मैंने इसको नहीं किया, तो आप भी मत करें, इट्स अप टू यू अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई, मैंने छोड़ दिया। सही है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पॉइंट नंबर 10 कर लेते हैं। 10 में हमने क्या करना है, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है सर्किट पे जिसमें हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों हैं। तो इसका सर्किट मैप मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ। सर्किट में हमने कैसे ड्रॉ करना है, ये देखिए जी, ये मैंने क्या अटैच किया, कैपेसिटर नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, मैंने स्विच लगाया, स्विच को खुला रखा हुआ है मैंने, ये मैंने किया जी, यहाँ पे नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, कहीं और बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जगह नहीं आ रही। ये कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर जी स्विच ओपन है, कोई करंट नहीं जा रहा इस टाइम, ये रेजिस्टेंस लगाया और इसको, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी होगी, तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर हम किरचॉफ्स लॉ को उस वक्त अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास सर्किट में कैपेसिटर भी मौजूद है, ये कैपेसिटर है, और हमारे पास रेजिस्टर भी मौजूद है, तो हमारे पास कैसे करंट फ्लो करेगा। पहले हम यहाँ पे कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ Q इज इक्वल टू CV। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को एडअप करेंगे और वो इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो क्लोज सर्किट है, मतलब सॉरी, जो हमारे पास सर्किट है वो क्लोज्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, मतलब V अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल्स टू 0। तो VC क्या है, Q/C, मतलब वोल्टेज अक्रॉस ये वाली, और VR IR ओम्स लॉ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो I/C कांस्टेंट था, बाहर आ गया, Q/dt, मतलब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम से, dI/dt R जो था हमारे पास कांस्टेंट, बाहर आ गया। अब dI/dt इसको हमने इस साइड पे लेंगे, तो -1/C Q/dt। Q/dt किसके इक्वल है, करंट के, फर्स्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, देख लें, dI/dt R -1/C I आ गया, तो dI/dt -1 R नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, RC करंट उसी तरह आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन हैज़ सोल्यूशन। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये आती है, और इसमें हमारे पास जो RC है वो टाइम कांस्टेंट है। हमने यहाँ पे इसको पूरा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरा हम एक इंट्रोडक्शन ही फिजिक्स कर रहे हैं जिसका CS में कोई काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो रोल था, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ना था वही पढ़ना है। तो आप सीधा इस फॉर्मूले को याद कर लें, इट गिव्स टाइम बाय विच करंट हैज़ फॉलन। ये वो टाइम देता है जिसमें हमारे पास करंट फॉल करता है टू 1/E, और E की वैल्यू कितनी है, 1/2.7 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब 1/2.7 इनिशियल वैल्यू में से, ऑफ इनिशियल वैल्यू से करंट जो होता है फॉल करता है। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास चार्ज जो है इनसाइड अ वायर मूव्स करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, जब हमारे पास एक वायर है तो उसको हम जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब हम इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगी, और चार्जेस को हमने फ्लो करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ हैपोजिटली मूव करेंगे, मतलब ऐसे 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 से वो मूव करेंगे, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ 10⁻6 × 10⁻7 मीटर सेकेंड, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होती है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करते हुए जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी, मतलब वो बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ड्यू टू कोलिजन, और उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। वैसे जो एवरेज वेलोसिटी दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं वो कम है, क्योंकि आपस में अपोजिटली मूव कर रहे हैं और आपस में कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक हो गया जी। चार्ज फॉलोइंग थ्रू द वायर, अब ये हमने पढ़ना है, दैट इज़ लास्ट पॉइंट।
Consider a wire through which charge is flowing. Suppose that the number of charges per unit volume is n. If we multiply n by the cross sectional area of the wire and the length L, then Q क्या आ जाता है, number of charges, area, length और number of charges into electrons. A area length, मतलब एक वायर है, उसकी कोई लेंथ भी होगी, उसका कोई एरिया भी होगा, और Q की चार्जेस के नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाते हैं, Q एंड E. तो इन तमाम को हमने इसका नाम दे दिया. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या कह दी, VD है. अगर वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं तो V इज इक्वल टू डी ओवर टी. इधर से T क्या निकलेगा, L ओवर VD. D को हमने L कह दिया, ठीक है. इधर से हमारे पास T की वैल्यू आ गई. तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू Q ओवर T. Q की वैल्यू क्या है, NaLe, और T की वैल्यू अभी मैंने यहाँ से वेलोसिटी के फार्मूला से निकाली थी, L ओवर VD. VD इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. L और L कैंसिल हो जाता है, NaEVD. VD इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये याद रखना. तो यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आई यहीं डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर ही रहेगी, आई डिवाइडेड बाय NaE. ये आ गया. आई ओवर ए इज इक्वल टू, मतलब दिस इज चार्ज डेंसिटी. इधर हमने इसको एक नई न्यूट्रिशन दे दी है, दैट इज जे. तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू NeVD. आई ओवर ए को हमने चार्ज डेंसिटी का नाम दे दिया, और ये जे के इक्वल था, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई. तो अगर हम जे वेरीज करता है इनसाइड द वॉल्यूम, तो उसकी क्या वैल्यू आ रही है, आई को यहीं रखेंगे, जे इंटू डी ए इंटीग्रेशन के साइन के साथ. अगर जे की वैल्यू वेरी कर रही है, चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. सही होगा जी. ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिहाज से आ भी सकता है. तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है. तो दूसरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें. तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा, वो भी लाजमी देखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.